Shri Ram. Jai. Mr. Arun Samant. Yes. And at the moment with us, let's go straight across. We have our old friend Lakshman Saji Saab. Lakshman Saji Saab, Jai Shri Ram. जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो लक्ष्मण साजी साहब, जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। तो लक्ष्मण साजी साहब, अब तो 400 पार की तैयारी हो गई है। अमित शाह साहब ने तो पहले ही कह दिया कि हम लोग तो 320 पार कर चुके हैं। 7वां जो फेज बचा है वो तो एक औपचारिकता है, उसमें थोड़ी और सीटें मिल जाएंगी। तो आपको क्या लगता है सर? आपको आवाज आ रही है सर? जो अमित जी ने बोला है, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मोदी साहब बोल रहे हैं, जी, भाजपा के सभी लोग जो बोल रहे हैं वो तो सब जानते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, 5 साल काम किया है। जी, जितने वादे किए थे उसमें से बहुत सारे निभाए हैं, जी, और जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जी। तो वो हो जाएगा। लेकिन जहां तक क्योंकि मोदी जी का इसमें प्रश्न आगे है, की लक्ष्मण साहब जी साहब, जहां तक आगे मोदी जी का प्रश्न है, अगले 5 साल 10 साल 20 साल अगर भारत के कुछ अच्छे जाना चाहते हैं तो यही होना चाहिए, ये लोग जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण साहब जी साहब, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, वो तो चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया ये चुनाव तो खत्म है भाई। मैं 11 या 12 तारीख को तो शायद वो इटली जा रहे हैं G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो इन्विटेशन भी आ चुका है उनका जॉर्जिया मेलोनी से, जो प्राइम मिनिस्टर है इटली की। उसके अलावा जैसे प्रदीप जी अभी भी बोल रहे थे कि वो अगले 2 दिन के लिए शायद मेडिटेशन के लिए जाने वाले हैं विवेकानंद पॉइंट पे। तो मतलब मोदी जी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जबरदस्त परिणाम आने वाला है। जी बताएं सर। बच्चा जी, बात ऐसी है कि बहुत सालों के बाद भारत को एक स्थिर सरकार मिली है। जनता ने मेजोरिटी दी है, स्थिर सरकार दिया है। 14 से 19 तक हो, 19 से 24 तक हो या आगे का भी हो, तो स्थिर सरकार की वजह से क्या क्या होता है देश में और देश के बाहर भी, उसका यह नतीजा है कि कभी भी नहीं थी इतनी स्थिरता 75 साल में, ये 10 साल में आई है, ये तो पक्का है जी। इसकी सिर्फ राजनीतिक नजर से इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। देश में स्थिर सरकार लाने के लिए कोई तो विश्वास दर्शक सामने होना चाहिए, और लोग उनको साथ देते हैं। यह हमारे जनतंत्र का सबसे बड़ा विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। साहू साहब, मगर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन लिया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी अगर स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरियल पे जाकर वहां पर मेडिटेशन करते हैं तो इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वेस्ट बंगाल इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बोले कि मोदी जी ने बोला है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल में अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को रिटर्न कंप्लेन किया है कि यह मेडिटेशन गलत है, वहां जाके कन्याकुमारी में बैठ नहीं सकते चुनाव से पहले। मगर मोदी जी का कहना है कि विकसित भारत, और जिसे कहा कि परमात्मा ने उनको चुना है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे निमित्त बनाया है भगवान ने इस देश को विकसित भारत तक। तो कैसे देखते हो कांग्रेस का कंप्लेन, कैसे देखते हो आप? और क्या मोदी जी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे चुनाव को, 7th फेज को? नहीं, हमारे इस विचारधारा को बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए। कांग्रेस वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसको क्या है। अभी उनका इनके ऊपर श्रद्धा बैठ गई, ये बहुत हो गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये कांग्रेस वालों ने मानना, इसका मतलब विचारधारा को स्वीकारना, ये पहली बात हो गई। अभी कैसा है, कोड ऑफ कंडक्ट में एक जहां जहां कुछ राजनीतिक लोगों के निवास स्थान थे, तो उनके निवास स्थान का जो बाहर दिशा दर्शक फलक लगाया था, तो उसके ऊपर कागज से ढक दिया। जो राजनीतिक दल के जो कार्यालय थे उसके बाहर जो फलक थे उसके ऊपर की निशानी के ऊपर और पेपर लगा के ढक दिया। मुझे समझ में नहीं आता कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि निशानी ढक लेना कोई आदमी के मन में कोई बदलाव होता है क्या? अभी कांग्रेस की निशानी हाथ है, तो सबके क्या हाथ बांधकर चलेंगे लोग? हाथ को ढककर बांधकर? ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा एक बार। आदमी जो मतदाता है
इस जनतंत्र में हमको मत किसको देना है ये कोई वक्त पर नहीं तय करता है। वो दिन चुना जाता है, इस दिन को चुनाव है, इस दिन को वोटिंग है, मतदान करना है। उससे पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे देश का विकास जैसे जैसे मुद्दों पे होता है वहां अपना मत बना लेता है मतदाता। ये कोई वक्त पर मत अपना बनाता नहीं है। और अभी कांग्रेस अगर ये बोलती है कि कन्याकुमारी में उधर विवेकानंद स्मारक बना है, अभी क्या भारत जोड़ो में जहां राहुल गांधी गया था वो नाम पर गया था, भारत तोड़ने के लिए गए थे एक्चुअली वो, लेकिन चलो इस बहाने से ही क्या कन्याकुमारी गए थे, विवेकानंद जी का दर्शन किया था, उनको भारत की संस्कृति, भारत का कोई विचारधारा, इसके बारे में कोई जानकारी है? अभी ये जानकारी रखने वाले, उसके पीछे श्रद्धा रखने वाले प्रधानमंत्री जी देश को मिले हैं, यह हमारे देश का बड़ा भाग्य है। ये सोचना चाहिए हर चीज को चुनाव के तरफ लेना, चुनाव सिर्फ स्वार्थ के लिए होना, राजनीति सिर्फ स्वार्थ के लिए करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। उनको न समाज की पड़ी है, न देश के पड़ी है, न संस्कृति की पड़ी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे उसके ऊपर कोई निर्णय तो नहीं हो सकता ऐसा। साहू जी साहब, जितेंद्र अवार्ड आज मोर्चा लिया, जितेंद्र अवार्ड जी बोले कि मनुस्मृति से एक श्लोक लेकर बीजेपी इस एजुकेशन बुक्स में उसको श्लोक में मनुस्मृति का श्लोक डालने वाले और इसका कट्टर विरोध कर रहे जितेंद्र अवार्ड जी। बोले मनुस्मृति आज के माहौल में सोशल इंबैलेंस क्रिएट करेगा, आज के युग में वो रेलेवेंट नहीं है, इन नहीं लगना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में वो श्लोक नहीं आना चाहिए। तो अवार्ड जी का ये कैसे आप देख रहे हो उस चीज को? तब बात ऐसा है, जितेंद्र अवार्ड ये कोई तो लक्ष्यवेधी कुछ ना कुछ गलत करने में मशहूर है। एक तो उन्होंने ये जो आंदोलन लिया मनुस्मृति का सरासर गलत है। मूल्याधिष्ठित शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें हमारे मन के ऊपर संस्कार होने के लिए जो करना चाहिए वो सभी बातें इसके आगे और भी बड़ी मात्रा में आएगी इसमें। लेकिन अभी इनका सरकार तो आने वाला नहीं है, इनकी राजनीतिक दुकानदारी खत्म होने को आई है, इसलिए कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ अलगाववाद करते रहना, आतंकवादी घटनाओं को उनको समर्थन कैसा मिले, समाज में स्प्लिट कैसे हो जाए, एक दूसरे समाज के बारे में एक दूसरे के गलतफहमियां कैसे फैल जाए, इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार ही वही रास्ते पे चलते थे। और शरद पवार की खुशी पाने के लिए उनके आजू बाजू 2-4 जो कुत्ते लोग हैं उसमें से एक कुत्ता जितेंद्र अवार्ड है। मैं उसको आदमी नहीं कहूंगा क्योंकि आज उसने मनुस्मृति के बारे में जो बोला है, मनुस्मृति के साथ कोई भी बात सरकार में हुई नहीं है, लेकिन उसको खिलवाड़ करने के लिए उसको एक ही लफ्ज मालूम है। इसलिए उसने आज जो आंदोलन किया है वो आंदोलन के दरमियान उसको यह भी पता नहीं है कि अपने हाथ से श्रद्धेय बाबा साहेब की प्रतिमा को भी फाड़ दिया है। उसका मैं निषेध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने कल पूरे महाराष्ट्र में सब कार्यकर्ताओं को इसके बारे में आंदोलन छेड़ने के लिए कहा गया है और महाराष्ट्र में हर तहसील में कल जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ आंदोलन होने वाला है। जितेंद्र अवार्ड हर एक बात गलत करता है, उसको मालूम है, उसकी आखिरी सांस ये जेल में जाने वाली है। उसने जो कर्म किए हैं उसके पीछे जो कानून लगेगा इसके बाद उसको मालूम है अपना आखिरी समय कहां बीतने वाला है। इसलिए जितेंद्र अवार्ड ये एक राक्षस की तुलना मैं उसके साथ कर सकता हूं, वो उसी लाइन में चलने वाला आदमी है। साहू जी साहब, पुणे हिट एंड रन केस में पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और जो मेडिकल हमारे है हर चीज में फेरबदल कैसे किया जा सकता है और ऐसे संगीन अपराध में भी प्रशासन के कुछ लोग एक्यूज के साथ मिलकर एविडेंस को किस प्रकार से बदलने की कोशिश किया। क्या होम मिनिस्टर फडणवीस जी के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज महायुति है ये, महायुति में और ऐसे घटना और ऐसे कवर अप एक्शन होना, तो कैसे हिट एंड रन केस कैसे देखते हो आप? पुणे में जो बिल्डर्स के भले 3 लोग को अरेस्ट किए, बाप, बेटा और दादा सब अंदर जेल में है,
बट फिर भी प्रश्न उठता है साहू जी साहब। सब बात ऐसी, एक घटना तो बहुत बुरी है, इसका समर्थन कहीं भी किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। इसके लिए जो जो सामने सब बातें आई है, हमारे अस्पताल का व्यवहार, हमारे पुलिस का व्यवहार, और जो गैर जिम्मेदार जो कुटुंब व्यवस्था हुई है, ये सभी विषयों पर इस पे सबका ध्यान गया है। जहां तक सरकार और कानून की बात है, सरकार इसमें किसी को भी बख्शेगी नहीं, यह पक्का है। क्योंकि जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, जो मुख्यमंत्री जी है, हमारी महायुति है, इसके ये विषय के साथ जो भी जिसका भी कोई गलत समर्थन, गलत संबंध होगा, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यह पक्का है। लेकिन इसके ये सबके आंखों में अंजन डालने वाली ये घटना है। तो कुटुंब व्यवस्था जितनी हमारी बिगड़ गई है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों का कितना लाड़ प्यार करना चाहिए गलत तरीके से, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर लाड़ प्यार करते हैं तो उसके पात्र वो है क्या। उसके बाद में जो हमारा जो व्यापार जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से वो परमिट रूम में बच्चों को जिस तरीके से परमिट न होते हुए भी अगर उनको अल्कोहल दिया गया होगा, तो उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी, वो करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बातें जो सामने आई है, उसके तरफ से सबके आंखें खुलने के लिए इसका ज्यादा असर होना चाहिए। आगे के लिए आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए हमने सबने चिंता करनी चाहिए। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार इसमें किसी गलत चीज का, गलत आदमी का, गलत घटना का समर्थन नहीं करेगी। लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल ऐसे अवेलेबल हैं जो आज की तारीख में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शायद 150 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। ऐसे बहुत लोग हैं, और इतने ज्यादा हो गए तो मुझे तो जरा थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम कौन सी इलेक्शन देख रहे हैं और वो कौन सा चुनाव देख रहे हैं। कौन से देश में वो लोग चुनाव देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है यार कि ये तो बड़ा अजीबोगरीब मसला है। तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्योंकि देखिए ना, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी, ये लिस्ट ज़्यादातर प्रदीप जी पढ़ते हैं, आज मैं पढ़ देता हूँ। ये ज़्यादातर प्रदीप जी के मुँह से आप सुनते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली, पानी, LPG, आयुष्मान भारत, किसानों के लिए मदद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब इतना सब करने के बाद भी, और मोदी जी की खुद की छवि, और उसके ऊपर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सिर्फ 150 सीटें आएंगी? ये कौन लोग हैं? नहीं, ये जो यूट्यूबर जो रहते हैं जी, ऐसा साहब, सब तरीके के लोग समाज में हैं जी, जिसकी उसकी अपनी सोच होती है। बहुत छोटी सोच सामने रखकर लोग चलते हैं, उसमें से भी कई लोग होते हैं। अभी जितेंद्र आवाड और शरद पवार जैसे लोग ऐसे बर्ताव करते हैं, तो ये यूट्यूबर बेचारे, ये तो क्या पेट भरने वाले रहते, कुछ ना कुछ इधर उधर से 1000 की जाहिरात मिले, 2000 की जाहिरात मिले, 30,000 की जाहिरात मिले, उनका वो बिजनेस हो गया है। तो उसका कितना गहराई से, तो उसको कितना हमने ध्यान देना चाहिए, ये भी उनके ऊपर चर्चा करना भी हमारा टाइम फिर जाना है, क्योंकि उनका कोई स्टडी, उनका कोई स्टडी नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया हर जगह पे। उनका कोई स्टडी नहीं है। अगर स्टडी करते थे, वो समाज में जाते थे, वो योजना के बारे में देखते थे, अगर प्रशासन में जाते थे, राजनीतिक दलों के साथ, सबके साथ चर्चा, ऐसा कोई वैचारिक अधिष्ठान उनके पीछे कुछ भी नहीं ना। मैं विरोधक समझ सकता हूं, विचारधारा का विरोधक होगा तो वो विचारधारा के लिए हो सकता है, लेकिन समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, आजू बाजू क्या चल रहा है, इसका जरा भी सोच रखने की नहीं, और कुछ भी बकने का, जो जिसका समर्थन नहीं हो सकता, जिसकी कोई शक्यता नहीं हो सकती, ऐसे बातें करना ऐसा कौन कर सकता है। तो जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, या कोई गैर जिम्मेदार लोग ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। प्रदीप जी, मोदी साहब ने आज भी कहा कि तुष्टिकरण बहुत बड़ा देश को
टोटली डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया है, संविधान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो कांग्रेस के जो तुष्टीकरण है, बोले कि जिस प्रकार से आपने ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन उठाकर मुस्लिम समाज को दिया, आपने एक ही रात में पूरे मुस्लिम समाज में कितने भी सब कास्ट है वो सबको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया, सबको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया, और ये पूरे ओबीसी, एससी, एसटी का राइट्स वहां पर दे दिया आपने। तो संविधान से आप खिलवाड़ कर रहे हो, संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो, और मोदी जी ये होने नहीं देगा। तुष्टीकरण शाहबानो केस से लेके आज तक इस देश ने देखा है, और कांग्रेस एक गहरी षड्यंत्र जिस प्रकार से अंधेरे में डालकर ये पूरे इंपोज करना चाहता है, वो देश के खिलाफ है, और मैं विरोध करूंगा। कितना सच्चाई है सावजी साहब उसमें? नहीं, संविधान के साथ खिलवाड़, संविधान का तोड़ना, ये कांग्रेस ने इतने बार किया है, ये तो हम सब जानते थे। इसके बारे में हमेशा हमारी चर्चा होती है। संविधान का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही हमेशा किया है। देश तोड़ने की बात करने वाले ये विरोधी दल, ये सोचने वाले विरोधी दल, ये पूरे संविधान का अपमान करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और जनता को यह सब मालूम हो गया है। जैसा साहब अभी आपने यूट्यूबर के बारे में चर्चा किया ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में भी जागरूक है कि संविधान का असली खूनी कौन है, तो कांग्रेस और उनके साथीदार दल है, ये भी वो लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सभी यूट्यूबर सिर्फ देश के विरोधी का सब सोचते हैं, कुछ लोग देश के बारे में भी सोचते हैं, वो भी यूट्यूबर्स है। आगे जाके जिस प्रकार से ये पेटीएम हो गया, चाइना का विषय हो गया, आज मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि चाइना, जयराम रमेश जी ने कहा कि चाइना जो इंट्रूजन किया वो फिगर ज्यादा बता दिया, तो बीजेपी ने कहा ये देश हित के खिलाफ आप बात करो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे जयराम रमेश हो, और फिर हमें पेटीएम वाले इश्यू में। तो ये कैसे, क्या चाइनीज के साथ कोई एग्रीमेंट है जो बार बार बीजेपी हाईलाइट कर रहा है? क्या है सच्चाई, क्या है साहब? साहब बात ऐसी है, हमको सबको मालूम है चाइना के साथ पहले से भारत के रिश्ते कैसे रहे हैं, चाइना के ऊपर कैसा गलत भरोसा बताया था। हम 1961 से लेके चाइना से जो हमारा व्यवहार हुआ है वो हम भूल नहीं सकते हैं। 22,000 स्क्वायर मीटर जमीन चाइना ने हमारे लिए ली, और उसका हम समर्थन करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जबकि ये भी गलत था। और अभी का जो ये सरकार है, मैंने पहली बार बोला कि पिछले 10 साल में स्थिर सरकार आने से जो राष्ट्रीय मुद्दों को जो हाथ लगाया है, जो स्पर्श हो गया है, उसके पीछे जो श्रद्धा आई है, वो उसके लिए अभी हम जागरूक हो गए हैं। अभी चाइना के लाड़ प्यार कोई करने वाला नहीं है। जब तक कि कोई भी संसदीय भारत का कोई भी अधिकार न होते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाइना में जाते हैं और एमओयू करते हैं, उनका कोई भी अधिकार नहीं था। जब उनकी गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह को एक खिलौना बोल के उन्होंने यूज किया, उनका भी सम्मान नहीं रखा। इसलिए चाइना के साथ जो भारत के पूरे सरकार को, सरकारी यंत्रणा को, प्रशासन को अंधेरे में रखकर इन्होंने अगर कोई एमओयू किया है कांग्रेस वालों ने, उसका उनको श्वेत पत्र निकालना पड़ेगा, उनको देश से उनकी माफी मांगनी पड़ेगी, और इनके पूरे जो इन्होंने जो इनके जो इरादे थे भारत को स्प्लिट करने के, भारत को 2 बार तोड़ने के, ये सब इनके ऊपर पानी फेर दिया है ये स्थिर शासन ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में, और आने वाले भी बहुत सालों में कांग्रेस के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस वाले ऐसे, क्योंकि अभी जो कश्मीर के साथ हो या पूर्व हमारे देश हो भारत के, वो प्रांतों में जिस तरह से हम रास्ते कर रहे हैं, टनल्स कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पहले आकाशवाणी भी जाने से कतरती थी, दूरचित्रवाणी भी जाती नहीं थी, और वो लोग हमारे में है या नहीं है ऐसा क्वेश्चन टैग बनाकर हमारे लोग चलते थे। तो विकास की दिशा से, जिस दिशा से पिछले 10 साल में इस प्रांतों में चाइना के साथ रहे हुए सब बॉर्डर के देशों में, प्रांतों में, प्रदेशों में जो बदलाव हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, और चाइना का जो मकसद था पहले से हमारे यहाँ घुसने का, यह अभी
सफल होने वाला नहीं है। लेकिन और लक्ष्मण सावजी साहब, आगे जाकर चाइना को इसकी बहुत तकलीफ होने वाली है। और भारत अभी किसके सामने झुकने वाला नहीं है। जी। और जिनकी दुकानदारी थी पॉलिटिकल राजकीय कांग्रेस वालों की, ये सब बंद होने वाली है अभी। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को रिपील करके, हटा करके बहुत जबरदस्त काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज चुनाव में कश्मीर घाटी में जो 3 सीटें हैं उसमें बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया सर। इसके पीछे क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट तो खड़ा होना चाहिए था ना सर, वो कश्मीर घाटी में एक भी नहीं। ऐसा है, देश के पूरे चुनाव में हर एक क्षेत्र में ये जो कोई नीति अपनाई है, तो उसके पीछे हमारे लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे शीर्ष नेतृत्व, इसमें कुछ ना कुछ देश के लिए सोच है उसमें, ये हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र में हमने जो महायुति की थी, हमने भाजपा ने कितने सीटें छोड़ी है वैसे बोलो जी। जहां जहां मित्र दल को जो जहां से हमने साथ में लिया है, वहां ये नीति अपनाई है। तो यहां पर लक्ष्मण सावजी साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक चीज जो बार बार सामने आ रही, ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार, जिस उत्साह के साथ उन्होंने 2019 में, 2014 में काम किया, वो उत्साह इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें कहां तक सच है सर? नहीं, ये सरासर गलत है, बिल्कुल 100% ये मिथ्य बात है। क्योंकि मैं जानता हूं सर, आपसे ज्यादा और कौन जानेगा? ऐसा है, आपसे ज्यादा और कौन संघ जानेगा? कोई प्रचार करते घूमता नहीं है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल है नहीं, पहले से ही है। उनको देश में जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहना है। हमारा मतदान का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जाना चाहिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, उनके साथ जितने भी उनके शाखाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, सहकार भारती है, संस्कार भारती, इन सब लोगों ने मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, इसके लिए सब जगह प्रयास किए हैं। और अगर मतदान ज्यादा होता है, जागरूकता से होता है, तो राष्ट्रीयता के लिए होता है। इसलिए मतदान हो और राष्ट्रीयता के लिए हो, इसके लिए जितना संघ जितनी बड़ी मात्रा में इस बार बाहर था, उतना इससे पहले कभी नहीं था, ये भी हम कहेंगे। चलिए लक्ष्मण सावजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार जब आप मुंबई आएं, उम्मीद करता हूं आप हमारे दफ्तर जरूर आएंगे। यहां पर आकर के आपके साथ चाय पीने का बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। फिर एक बार साहब, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जितेंद्र अवार्ड ने जो अपमान किया है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। जितेंद्र अवार्ड को लोगों ने जूतों से मारना चाहिए, ये मैं यहाँ विदित करता हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका संदेश जितेंद्र अवार्ड जी तक हम पहुंचा देंगे। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये मैं उनको खास करके भेजूंगा। दोनों हमारे मित्र। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। So Lakshman Saoji Sahib is always very confident and always straight up front. After all, he is a very old And man of the Sangh. Now of course with the BJP, लेकिन उनकी शुरुआत तो है जनसंघ में हुई और इनफैक्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हुई। तो and where RSS is concerned, he can never find a fault. सवाल ही नहीं, Faultless. सर, वो तो आपको पता है। Where Saoji Sahib is concerned, Lakshman Saoji concerned, वो कोई फॉल्ट देखेंगे नहीं RSS में। संघ का जो कार्यकर्ता है उसके लिए माँ, माता, पिता, त्वमेव माता त्वमेव पिता, सब बंधु सखा गुरु सब RSS है। सीधी बात है। तो मतलब लेकिन पूछना बनता है सर, पूछना हमारा फर्ज बनता है। Yes, पूछना तो पड़ेगा। एंड एट द मोमेंट विद अस